हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्म्स जो है सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 8 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैरासिटिक वर्म्स। हाउ द वर्म्स इन दिस वर्ल्ड हैज कॉज्ड हजार्ड टू द ह्यूमंस। तो ये कैसे इन्फेक्शियस है ह्यूमंस के केस में, कैसे उनको हार्म पहुंचाता है। क्योंकि यहाँ हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं पर्टिकुलर वर्म्स की बात करेंगे जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी। देन व्हाट इज दिस वर्ड वर्म मीन्स। वर्म कैसे होते हैं? वो रेंग के चलने वाले जीव, और रेंग में भी वो क्रीपी क्रॉलीज नहीं है, हाथ पैर नहीं है इनके, ये अपने मस्कुलर मूवमेंट से यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का और रिलैक्सेशन करके चलते हैं। किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं, परजीवी रहते हैं और क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? फ्लैट भी हो सकते हैं यानी कि प्लैटी हेलमिन्थीस हो सकते हैं। फ्लैट वर्म जैसे टेप, सेलो टेप आपने खोला है ना कभी, बिल्कुल फ्लैट होता है वैसा, वैसे प्लैटी हेलमिन्थीस भी हो सकते हैं। और एस्केल हेलमिन्थीस यानी कि राउंड की तरह, यानी कि ये जैसा है ना, तो वैसे राउंड वर्म भी हो सकते हैं जैसे कि एस्कैरिस। तो और प्लैटी हेलमिन्थीस में क्या आ जाएगा आपका? टेप वर्म। तो इस तरीके से वर्म्स क्या है कि बहुत ही हार्ड, यानी कि बहुत ही इनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है क्यूटिकल की, और ये इससे अपने आप को ह्यूमन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्म्स यानी कि हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ की स्टडी को कहते हैं हम हेलमेंथोलॉजी। और जो साइंटिस्ट हैं जो हेलमेंथोलॉजी के अंदर जो हेलमेंट्स की स्टडी करते हैं, वर्म्स की स्टडी करते हैं कि क्या इनकी मॉर्फोलॉजी है, क्या कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ आर देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ दे वर्क, हाउ देयर अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे कैसे काम करते हैं, ये इसकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हेलमेंथोलॉजिस्ट। फिर व्हाट डज दिस टर्म मीन, ये कौन से वर्ड से आया है, कहाँ से आया है? तो ये एक हेलिमेंथोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, हेलिमेंथ। हेलिमेंथ का मतलब होते हैं इंटेस्टाइनल वर्म। पहले इसमें मेनली इंटेस्टाइनल वर्म आते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, आंतों में रहते हैं ह्यूमंस के, और मेनली ये कहाँ रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और उसमें भी ड्यूडेनम के रीजन में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ रखा है वुचरेरिया बेंट्रोफ्टी के बारे में कि वो क्या है, ड्यूडेनम के रीजन में क्या कॉज करती है, एज अ पैरासाइट रहती है और वर्म फाइलेरियासिस कॉज करती है। देन हम पढ़ेंगे कि अब क्या किया गया है कि इसके अंदर और भी वर्म्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि बाकी वर्म्स जो स्किन में क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, रैशेस कॉज कर रहे हैं, वो वर्म्स भी आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे टिश्यू में किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर ये वर्म प्रेजेंट हैं तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सारे हेलमेंट्स के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। फिर ये कैसे होते हैं, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? तो मेटाजोआ। अब आप कहोगे कि मैम अभी तक तो हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी ही नहीं है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सभी पढ़ रहे थे, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, बट ये नया कहाँ से आ गया? तो ये एक क्या है कि ये एनिमल है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वही एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि क्या हो, मल्टी सेलुलर हो। मल्टी सेलुलर एनिमिलिया के अंदर वही एनिमल्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर और साथ ही साथ कैसे हों, यूनिसेलुलर भी हों, और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर के होने से के साथ साथ कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। तो इसमें क्या होता है कि बाकी जानवर भी आते हैं, इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो ये आते हैं मेटाजोआ के अंदर। तो मेटाजोआ क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अंदर हर क्या होती है, हर फाइलम से कुछ एनिमल्स इसके अंदर आते हैं जो कि मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स रखते हैं, वो सारे के सारे मेटाजोआ के अंदर आते हैं। क्योंकि हेलमिन्थ्स भी कैसे हैं, इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको भी यानी कि मेटाजोआ के अंदर, इस किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। देन व्हाट इज मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर मतलब कई सेल से मिलकर के जो बने हो, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी किसी हेलमिन्थ्स में ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होता है। देन यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहीं भी प्रेजेंट है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो कहीं भी सेल में पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये होते हैं यूकैरियोटिक जो कि हेलमिन्थ्स हैं। देन हम क्या पढ़ेंगे कि हेलिमेंथोलॉजी इसके सिस्टम को, यानी कि हेलमेंथोलॉजी इनकी स्टडी को कहते हैं, हेलमेंथ्स की स्टडी को कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्मिनल्स लेयर है। कौन कौन सी? तो है हमारी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है आउटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टोडर्म। देन मीजोडर्म होती है, और होती है साथ साथ कौन सी, एंडोडर्म, मतलब इनसाइड।
अब देखिए एक्टोडर्म जो होती है बाहर की स्किन की लेयर, देन मेसोडर्मल, जैसे मसल्स क्या होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं इनके। देन हम आते हैं हमारे आता है एंडोडर्म, यानी कि इनसाइड का जो लेयर है, जो जर्मिनल लेयर है, ये तीनों ही लेयर इसके अंदर पाई जाती है। दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली इनके अंदर पाए जाते हैं, हाउ आर दे जनरली क्लासिफाइड। तो जनरल कैरेक्टर सारे हेलमेंट्स में ये कैरेक्टर होते हैं। तो पहले कुछ हेलमेंट्स की बात कर लेते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो पैरासाइट नहीं होते हैं। तो उनके अंदर सारा सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सारे सिस्टम अच्छे से डेवलप होते हैं। तो वो एनिमल्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और वो पैरासिटिक लाइफ नहीं जीते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के बारे में, तो हम बात करेंगे किसकी, पैथोलॉजिक एलिमेंट्स की, यानी कि जो पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें बीमारी कॉज करते हैं। तो उनका जो होता है, क्योंकि हमारे आंत के अंदर हैं और पड़े हुए हैं आराम से सो रहे हैं, तो उनको क्या है, ना खाना बनाने की ज़रूरत है, ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खाना ऊपर से आ रहा है और हमको क्या करना है, बस बैठ के पचाना है कि खाना खा रहे हैं बैठ के। तो वैसे ही क्या होता है, पड़े रहते हैं पेट में। जब ह्यूमन खाना खाता है और जब ये डाइजेस्ट हो रहा है, अब्जॉर्प्शन के लिए जा रहा है, तब ये क्या करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये इंटेस्टाइन के रीजन में एक जगह चिपक के रहते हैं, ज़्यादा इनको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस पड़े रहते हैं चिपक के। तो लोकोमोशन भी इनमें वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि मूवमेंट के लिए भी कुछ ज़्यादा ऑर्गेनल्स अच्छे डेवलप नहीं होते हैं इन पैरासिटिक हेलमेंट्स। फिर इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि इनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी होती है। हर ऑर्गेनल्स का मेन क्या है, मेन पर्पस यही है कि उनको अपनी जनसंख्या बढ़ाती रहनी चाहिए। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखते हैं। तो एक हेलमेंट जो होती है वो 2 लाख से भी ज़्यादा अंडे एक दिन में देती है फीमेल्स, ठीक है। अब जो हेलमेंट्स है, अगर किसी के अंदर पैरासाइट है ये घुस गया, तब अगर मेल घुस गया है तब तो उसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। फीमेल घुस गई है तब तो अंडे क्या करेगी, ले करेगी, और अंडे के साथ जो होगा, जो फीसेस है ह्यूमन की, उसमें डायग्नोज कर लेंगे कि हाँ लार्वा प्रेजेंट है या एग प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके ह्यूमन के बॉडी में क्या है, ये बीमारी है, इसके अंदर ये वॉर्म है। बट अगर मेल वॉर्म घुस गया तो मेल वॉर्म तो अंडे तो देगा नहीं, तो हम कैसे उसको डायग्नोज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि माइक्रोस्कोपी करते हैं। एक छोटा सा कैमरा होता है, वो मुंह के थ्रू अंदर डाल दिया जाता है और वो जा करके अंदर क्या करता है, आंतों में वो कैमरा दिखाता है कि क्या वहाँ पे कोई वॉर्म तो नहीं प्रेजेंट है। तो वो वॉर्म जो होता है डायग्नोज होता है माइक्रोस्कोपी की मदद से। कभी कभी फीमेल वॉर्म जो होती हैं वो भी पड़ी रहती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अभी वो फर्टाइल नहीं होती, अभी उनको फर्टाइल, अभी वो एज पे नहीं पहुंची होती हैं जो फर्टाइल कर सके, यानी कि अभी अंडे देने के लायक नहीं होती हैं, अभी मैच्योर नहीं होती हैं। तो भी वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपी की मदद से डायग्नोज की जाती हैं। देन हम पढ़ते हैं कि इनका सारे सिस्टम कैसे हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको लिखना होगा, जैसे ये सारे हैं, वायरस है, बैक्टीरिया हैं, तो आप एक एक करके जितने भी सिस्टम हैं उनको डिफाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप बता रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं है। फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें कैसा होता है, तो हो सकता है किसी किसी बैक्टीरिया में, किसी किसी वर्म्स में कैसा हो कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो, मतलब डायरेक्टली सेल्स बात कर रहे हैं, जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डायरेक्टली ब्लड में बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, पर्टिकुलर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सारी हैं प्रेजेंट, और उसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो किसी किसी में कैसा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी किसी में ओपन होता है। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो कुछ कुछ जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वर्म्स, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेने को बोलते हैं हम। देखिए, दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन और दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, उसके अंदर कुछ वर्म्स आ जाते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं, और कुछ वर्म्स आ जाते हैं हमारे एनारोबिक के केस में। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या कर रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। तो जब हमारे गट में चले गए हैं, तो हमारे गट में चले गए तो इनको ऑक्सीजन जो है मिल भी सकती है खून के द्वारा, बट ज़्यादातर क्या होता है कि नहीं मिलती है, या किसी ऐसे कंडीशन में एज अ पैरासाइट रह रहे हैं जहाँ इनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ये कर सकते हैं। साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ज़्यादातर के केस में देखा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बात करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है
कि वेल डेवलप होता है किसी किसी में नहीं डेवलप होता है, बट पर्टिकुलरली फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लेम सेल जो होती है इनके एक्सक्रीशन में काम करती हैं। एक्सक्रीशन जैसे किसी में क्या होता है ना कि इनके माउथ से ही क्या हो रहा है, खा रहे हैं और माउथ से ही बाहर निकाल रहे हैं, तो एक माउथ ही है, उसी में क्या हो रहा है कि एक्सक्रीशन भी उसी से हो रहा है, उसी से अंदर इंटेक भी ले रहे हैं। तो सकर्स प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ में। देखिए सकर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इफ दिस इज अ टेप वॉर्म देखा होगा अगर आप लोगों ने, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। टेप वॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होती है, सेगमेंटेशन, क्योंकि ये हेलमिंथ है तो सेगमेंटेशन होगी, मेटामेरिज्म होगी। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे जो सेगमेंट होती है इसमें यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं सारे साइड, और इन्हीं सकर्स में क्या होता है, इन्हीं सकर्स से बाहर भी खाना आ रहा है और अंदर भी इसी से जा रहा है। तो जैसे क्या होता है कि जो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया था हमारा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हुआ था, फ्लेम सेल्स को हमने देखा था। फ्लेम सेल्स यानी कि ये क्या कर रही है, एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं। अब एक्सक्रीशन जो होता है अगर माउथ से होता है यानी कि एनएस प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके अंदर। और अगर ये एनएस भी के साथ भी प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीशन इनका एनएस से हो रहा है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लेम सेल। अगर ये एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, अगर पैरासाइट है तो एक्सक्रीशन भी क्या करेंगे, इनसाइड ही करेंगे, और जैसे ही एक्सक्रीट करते हैं वो टॉक्सिन बना लेते हैं। वो टॉक्सिन्स हमें क्या करते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए हजार्डियस साबित होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, वो बहुत ही टॉक्सिन जो है हमारे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी में, और उससे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स और डिजीजेस देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है और डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है उस पर्सन को इन वॉर्म्स की वजह से। तो एक एक करके हमने सारे सिस्टम को पढ़ लिया, एक एक सिस्टम करके हमने सबको डिफाइन कर दिया। तो सारे सिस्टम अभी क्या है कि अच्छे से डेवलप नहीं है, बट एक सिस्टम है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो वेल डेवलप है इन पैरासिटिक हेलमिन्थ्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, क्या क्या ज़रूरी है अगर वो एक पैरासाइट बन के रहना चाहता है। अब देखिए हमारे सिस्टम में कोई भी बैक्टीरिया भी आती है, कोई वायरस भी आता है, तो हमारी बॉडी तुरंत उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब फाइट करना स्टार्ट कर दी है तो ये अंदर वॉर्म चला जाएगा तो फाइट नहीं करेगी क्या, उसको वो हमारे आंत में प्रेजेंट है तो हमारे एसिड से वो HCl में जल जाना चाहिए, या फिर कोई भी एंजाइम है उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए इसको, बट ऐसा होता नहीं है। उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो लेयर होती है ना वो कैसी होती है, म्यूकस इसमें होता है। जैसे ये मान लीजिए दिस इज अ वर्म, वर्म के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, म्यूकोस से बनी होती है, म्यूकोसा से बनी होती है, इसी को हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब ये इसके ऊपर कोई भी हम क्या कर रहे हैं, HCl का सिक्रीशन है या किसी भी एंजाइम का सिक्रीशन है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये म्यूकस में ही वो चीज़ें फंस के रह जा रही हैं और अंदर वर्म को इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रही हैं। तो ये क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ दिस क्यूटिकल कवरिंग। सारे वर्म्स के अंदर जो पैरासाइट हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें क्या होते हैं, ये क्यूटिकल पाया जाता है फॉर देयर प्रोटेक्शन। देन हमारे पास होता है, मतलब इनके पास क्या होता है, माउथ। तो माउथ है, माउथ कैसा होता है, या तो इनके पास क्या होगा, टीथ होंगी, या टीथ की जगह ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जो कटिंग का काम करेंगे। अब इनको अगर ये हमारे इंटेस्टाइन आंत में प्रेजेंट है तब इनको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्या है, बस अब्जॉर्ब करना है, न्यूट्रिएंट्स को सक करना है, तो उसके लिए वहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर कुछ खाना है, जैसे किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एज अ पैरासाइट हैं, तो उसके अगर मसल्स को या किसी टिश्यू को ये खा रहे हैं तब क्या होता है, इनके पास टीथ प्रेजेंट होती है, और या तो ये कटिंग टाइप की होती है या फिर क्या होता है, टीथ बस एंकरिंग का काम करती है। देन होता है इनके पास सकर्स और हुक्स। किसी किसी में सकर्स होते हैं और हुक्स नहीं होती हैं, किसी किसी में सकर्स और हुक दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब सकर्स और हुक बोलने का मतलब क्या है, देखिए ये अगर हमारा टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म क्या होता है, टेप की तरह होता है, पतला दुबला सा, तो इसमें क्या होता है, टीनिया सोलियम इसको बोलते हैं। यहाँ पे 3 सकर्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए हर साइड प्रेजेंट होती है सकर होता है फॉर एडहेशन, और इसके बाद सकर्स होती हैं, यहाँ हुक्स होती हैं। अब हुक क्या करती हैं, एंकरेज का काम करती हैं किसी भी चीज़ से। जैसे हुक में क्या होता है, ऐसे फंसा लेते हैं ना, और फंसा के क्या करते हैं, अटका देते हैं, उस तरीके से ये बॉडी में हुक्स की मदद से अटक जाती हैं। या फिर ये सकर्स के कारण क्या होती है, एक जगह चिपक जाती हैं और फिर वहाँ से मूव ही नहीं करेंगी, वहीं चिपक गई हैं। तो ये सकर्स फिर क्या करते हैं, सकर्स साथ साथ एडहेशन के साथ साथ किसका काम करते हैं, सकिंग का भी काम करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को सक कर रहे हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को सक कर रहे हैं किसी भी होस्ट के अंदर से, तो इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इस ऑर्गन को हम सकर्स के नाम से जानते हैं। इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सेलुलर लेवल होने का मतलब कि बस एक सेल के नहीं बने हैं, कई सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल से बने हुए हैं, कई सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर हैं। और किसी किसी में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी में ऑर्गन होता है, किसी में ऑर्गन सिस्टम होता है। अब ये जो, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं इसीलिए तो हम मेटाजोआ में क्लासीफाई करते हैं। साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। देन मूवमेंट क्या होता है, कभी कभी इनको मूवमेंट सक्कर्स के थ्रू भी इनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सक्कर्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। देन मूवमेंट क्या होता है, अगर मैं खड़ी हूँ और मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, दिस इज मूवमेंट, ठीक है। और लोकोमोशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं, उसे बोलते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए क्या होता है, इनकी मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ऐसे जो है मसल्स ऐसे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ती हैं। इस तरीके से ये क्या होता है, केचुआ देखा ना जैसे मूव करता है, वैसे ये भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ये मूव करते हैं आगे की ओर, मस्कुलर मूवमेंट से। देन नर्वस सिस्टम जो होता है इनका प्रिमिटिव तरीके से होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। और ज़्यादातर के केस में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप है, क्योंकि इनको क्या करना है, ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं। एक फीमेल एक दिन में 2 लाख से भी ज़्यादा अंडे देती है, एक दिन में। सोचिए कितना ज़्यादा अंडे दे रही हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इन बैक्टीरिया से। इसीलिए क्या कहते हैं कि आप अपने और क्या करिए, सफाई मेंटेन करके रखिए, बाहर का मत खाइए। देन रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो रिप्रोड्यूस भी बहुत तरीके से करते हैं। कुछ क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, यानी कि मोनोइशियस कहने का मतलब है कि एक बॉडी में ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोइशियस जैसे मतलब एक ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक वर्म है, उसके अंदर क्या है, ये फीमेल, यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो कैसी हैं, फीमेल की हैं। और एक उसी में क्या है, यहाँ पे कौन सी गैमेट है, मेल की है, मेल की गैमेट है। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्म है वो आएगा और वर्म में यहाँ पे क्या है, फीमेल का पार्ट है और यहाँ पे मेल का पार्ट है। ये क्या करेगा, इसमें से स्पर्म निकालेगा और इसमें क्या करेगा, इसको फर्टाइल कर देगा। बट ये दोनों ही कैसे हैं, ये भी कैसा है, मोनोइशियस, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है और इसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। बट इसने क्या किया, इसको फर्टाइल कर दिया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि एक ऑर्गेनिज्म स्पर्म और मेल का मिलना और उसके बाद बच्चे का बनना, यानी जाइगोट का बनना, इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है, देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर फीमेल भी है और मेल भी पार्ट है। अब ये क्या किया, टर्न हो गया और मेल और फीमेल अपने में ही क्या कर गए, रिप्रोड्यूस कर गए, यानी कि इसका स्पर्म निकल के इसी के ओवा में, इस खुद ही के ओवा में खुद ही से क्या हो गई, मेटिंग हो गई। जब ये फोल्ड हो गए तो इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। खुद ने खुद की हेल्प कर दी फर्टिलाइजेशन करने में, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी खुद से फर्टिलाइज हो रहा है। और ये अब क्या करेगा, ये वर्म जो है अब खिसक के नीचे आ जाएगा, तो इसका जो मेल पार्ट है, इसकी जो फीमेल पार्ट है वो इसके मेल पार्ट से क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। ये वर्म यहाँ आ जाएगा और जैसे यहाँ आएगा इसका मेल पार्ट जो है, इसकी फीमेल पार्ट को मेल से रिप्रोड्यूस कर दिया जाएगा और इस तरीके से दोनों वर्म जो होंगे एक साथ रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और बच्चे दे पाएंगे। तो मोनोइशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म माँ बन सकती है, इसलिए आप कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। देन ये क्या होते हैं, डाइशियस भी होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। जैसे केस में होता है एस्कैरिस के, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में क्या होता है, मेल और फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। एक तो क्या मैं बता रही हूँ कि मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि आप बाहर से देख के बता सकते हो कि ये मेल है। क्यों बता सकते हो, क्योंकि मेल जो होता है वो टेल के पोजिशन पे ऐसे जो है कर्व होता है और फीमेल जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, ठीक है, बड़ी होती है इन साइज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ मेल। तो दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं जब मेल और फीमेल बिल्कुल देखने में अलग हो। जैसे ह्यूमन के केस में आप बाहर से देख करके बता सकते हैं कि ये बंदा मेल है, ये फीमेल है। जैसे कि पीकॉक और पीहन के केस में क्या होता है, मोर जो होता है ना
उसके पास वाइब्रेंट पंख होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है उसके पास ऐसे पंख होते नहीं है। तो आप देख के बता सकते हो कि जिसके पास पंख हैं सुंदर सुंदर वो क्या है, नर है, और इसके पास पंख नहीं है वो होती है मादा। इसी तरीके से फीमेल और मेल, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जब फीमेल और मेल बाहर से देखने पे अलग अलग दिखें। उसके बाद ये होती है डायशियस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, एक पूरी की पूरी फीमेल है, एक पूरा का पूरा मेल है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइशियस। देन होता है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल या फीमेल जैसी कोई बात नहीं होती है। जैसे कि बनाना के केस में देखते हैं, अगर आपने नीट की कोचिंग की होगी या आपने नीट की प्रिपरेशन की होगी तो आपने देखा होगा पार्थेनोजेनेसिस बनाना के केस में। यहाँ क्या होता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा का पूरा प्लांट क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल को बना देता है पार्थेनोजेनेसिस की मदद से, यानी कि कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो बनाना है, बनाना के केस में क्या होता है कि कोई ऐसा फ्लावर नहीं है कि मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, मेल पोर्शन है, फीमेल पोर्शन है, और वो क्रॉस होकर के वो इंडिविजुअल बना रहे हैं, यानी कि बनाना बना रहे हैं। जैसे कि बाकी केस में क्या होता है, बाकी फ्रूट्स के केसेस में कि मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं और उनमें क्रॉस होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है और उससे क्या बनता है, फल बनता है। बट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो भी अंडा जो है इंडिविजुअल देता है, कोई इसमें नर और मादा जैसा केस नहीं होता है। जो भी इंडिविजुअल जो है अंडा देगा वो किस में बदल जाएगा, एडल्ट में बदल जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे क्या होता है कि हनी बी के केस में देखते हैं कि जैसे हनी बी जो है वो क्या कर रही है, 2 अंडे दे रही है, 2 अंडे दे रही है। एक में क्या हो रहा है कि अंडे में कितने हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए अंडे में कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद जिसमें स्पर्म जाता है, जिस एग के अंदर स्पर्म जाता है, स्पर्म में भी कितने होते हैं, 16, और 16 और 16 मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 32 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो 32 क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं, हनी बी में। तो हनी बी के केस में हम देखते हैं कि ये कैसी है, डिप्लॉयड है, और जो डिप्लॉयड होती है ना वो क्या बनाती है, फीमेल, यानी फीमेल के केस में वर्कर्स बनाएंगी, वर्कर्स होंगी, और साथ ही साथ कौन होती है, हमारी क्वीन बी। तो क्वीन बी दोनों की फीमेल्स हैं। फीमेल्स के केस में क्या होता है, हमको देखने को मिलता है कि 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट मेल के केस में जो हनी बी ड्रोन्स होती हैं, ड्रोन्स मतलब क्या होता है, नर जो होती हैं यानी कि मेल्स होती हैं, वो क्या होता है उसमें कोई भी स्पर्म आकर के नहीं आता, इसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं आता, यानी मेल बन रहे हैं उनके अंदर स्पर्म से क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हैप्लॉइड जो अंडा था वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या करता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, स्पर्म नहीं गया, तो बिना फर्टिलाइजेशन के जब मेल और फीमेल मिले ही नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है वो केपेबल होता है अगर बच्चे बनाने के, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसके यहाँ पे वर्म के केस में भी यही होता है कि जो अंडा होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एडल्ट में बदल जाता है। तो ऐसी स्पीशीज हमको देखती हैं, ऐसी स्पीशीज जो होती हैं स्ट्रोंगिलॉइड्स। स्ट्रोंगिलॉइड्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ना पीछे, जो इंडिविजुअल है वो कौन सा है, स्ट्रोंगिलॉइड। ये कैसा होता है, इसके अंदर ये जो इंडिविजुअल होते हैं जैसे जो भी अंडे देंगे उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो सीधे किस में बदल जाएगा, इंडिविजुअल एडल्ट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि हर इंडिविजुअल के पास ये कैपेसिटी है कि वो अंडे दे, यानी कि नर और मादा वाली बात ही नहीं है। तो जो भी इंडिविजुअल होगा वो अंडे देंगे और सारे अंडे एडल्ट में बदल जाएंगे बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि किसमें होता है, हनी बी में भी, ड्रोन्स के केसेस में, यानी कि नर जो हनी बी है वो कैसे होते हैं, पार्थेनोजेनेटिक डिवीजन से ये क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ बनाना के प्लांट किंगडम में बनाना में ये देखा जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस होता है। देन एग्स, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, तो रिप्रोडक्शन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एग्स बनते हैं, यानी कि बच्चा बनता है, जाइगोट, उसमें एग बनेगा, लार्वा बनेगा। तो उसकी बात करते हैं कि अब एग्स और लार्वा की। तो एग्स कैसे होते हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा, जैसे मैं बता रही थी कि एक दिन में एक मादा 2 लाख से भी ज़्यादा अंडे देती है एक दिन में। अब इतने ज़्यादा अंडे देने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये जब अंडा बॉडी से निकलता है, फीकल मैटर में जाता है, जैसे मेरे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में अगर कोई भी पैरासाइट मौजूद है, वर्म, वो क्या होगा, फीकल मैटर में अपने अंडे को डिस्पोज कर देगा। जैसे ही वो फीकल मैटर कहीं पे बाहर निकलते हैं तो अब वो हार्श कंडीशन से होके गुजरते हैं। मान लीजिए कहीं पे भी किसी ने फीकल मैटर डिस्पोज किया है बाहर इन्वायरमेंट में, तो वो सन की कड़ी धूप में रहेगा। अब क्या होता है, कई कई दिन तक उसको कोई होस्ट नहीं मिलता है दूसरा जिसपे वो क्या करे, अटैक कर सके। तो इस कारण से क्या होता है, इसको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से होके गुजरना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो मर भी सकता है। इसीलिए अगर 2 लाख में से एक भी जिंदा रह जाता है तो इनका जो फर्टिलाइजेशन का काम था वो पूरा हुआ, मतलब कि
इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर दिया, अपने इंडिविजुअल को पैदा कर दिया। तो ये जो पूरे इंडिविजुअल का जो मेन काम क्या होता है ना, डीएनए को, अपने डीएनए को दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना, डीएनए को इसकी कॉपीज जो है अगले जनरेशन में देना। जैसे एक मे फ्लाई होती है ना, मे फ्लाई करती है, एक ही दिन जिंदा रहती है वो ड्रोसोफिला, बट एक ही दिन में रिप्रोड्यूस करने का काम करती है, अपने नए नए बच्चे बनाने का काम करती है। उसी की तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि इतने 2 लाख अमाउंट में एक दिन में अंडे दे रही है एक फीमेल। इसका मतलब पूरे लाइफ साइकिल में कितने अंडे देगी। इसी तरीके से बहुत सारे अंडे देने की वजह से क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं और अगले जनरेशन में पास होते हैं। इसी केस में एग्जांपल की बात करते हैं हम पिनवॉर्म की। पिनवॉर्म का जो अंडा होता है वो इन्फेक्शियस होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो हैं, कुछ वर्म्स के जो अंडे होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, कुछ जो वर्म्स होते हैं उसके लार्वल स्टेजेस जो होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे कि टेप वर्म हो गया, जैसे कि फैसियोला हेपाटिका हो गया। तो इनके केसेस में हम देखते हैं कि इनके अंडे जो हैं, यानी कि इसके पिनवॉर्म के केस में हम देखते हैं इनके अंडे इन्फेक्शियस हैं, और टेप वर्म और फैसियोला हेपाटिका के केस में हम देखते हैं कि इनके लार्वल फॉर्म जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। अब टेप वर्म के, यहाँ पिनवॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पिनवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है उसको, जीनस और स्पीशीज को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और ये याद रखना है आपको कि स्पीशीज का नाम पहला स्मॉल होता है और जीनस का नाम पहला कैपिटल होता है, और सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। उसी तरीके से आप एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये पिनवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। फिर ये साइंटिफिक नेम इसलिए रखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो मैं पिनवॉर्म कह रही हूँ, या किसी दूसरे कंट्री में, ग्रीक में या लंदन में, पेरिस में या फ्रांस में, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। बिहार में अलग होती है, तो महाराष्ट्र में अलग होती है, या किसी कंट्री में दूसरी आवाज़ जो है, दूसरी भाषा बोली जाती है, तो हर लोग इसको अलग अलग नाम देंगे। और साइंटिफिक नेम रखने का ये मतलब होता है कि जब भी साइंटिफिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो हर जगह से लोग वहाँ जाते हैं इंटरनेशनल मीटिंग में। अब ये बोलेंगे पिनवॉर्म तो दूसरे को समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है भाई, तो इसके लिए एक साइंटिफिक नाम रखा गया जो सब लोग समझ सके, जो हर भाषा बोलता होगा, जो भी हर भाषा नहीं बोलता होगा उसको भी ये भाषा समझ में आएगी। कि अगर बात कर रहे हैं हम एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस की, यानी कि किसको हम इमेजिन कर लेंगे, तुरंत पिक्चर बनेगी हमारे दिमाग के में, पिनवॉर्म की। पिन की तरह पतले से होते हैं इसलिए इनको पिनवॉर्म कहा जाता है। इनका एग जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। देन हर अंडा जो होता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। किसी के ऊपर जो होती है किसी का जो अंडा होता है वो हार्ड होता है, किसी का अंडा सॉफ्ट होता है, किसी के ऊपर जो होते हैं थोड़े थोड़े कांटे प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किसी के ऊपर कोई लेयर प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी हर अंडे की, हर वर्म की अलग होती है। देन इन्फेक्शियस, और किसके अंडे इन्फेक्शियस होते हैं, तो एस्कैरिस जो है उसके अंडे, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के जो अंडे होते हैं वो कई दिनों तक इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। और इन्वायरमेंट में पड़े रहने का मतलब क्या है कि अब इस पर धूप पड़ रही है और बाकी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में, होस्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हार्श कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सॉइल में अपने अंडे डिपॉजिट कर देते हैं और नम सॉइल पे करते हैं ताकि इनको मॉइस्चर मिलता रहे, और जैसे ही किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन लार्वा स्टेजेस की बात करते हैं। अब लार्वा क्या होता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि डायरेक्ट जो बिल्कुल ह्यूमन का बच्चा क्या होता है, एक जैसा दिखता है, उसी की तरह दिखता है, तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे क्या होता है, लार्वल स्टेजेस। अब जैसे फैसियोला हेपाटिका की बात करते हैं हम, तो फैसियोला हेपाटिका कैसा दिखता है, लीफ लाइक होता है, फ्लैट लीफ लाइक, दिस इज द फैसियोला हेपाटिका, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे सकर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसके ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो लार्वल स्टेजेस होता है वो किसी भी शेप का होता है। तो ये अभी इसको देख के आप नहीं बता सकते हैं कि एडल्ट होकर इसमें बदलेगा। तो जिसका जो छोटा वर्जन है वो बड़े वर्जन की तरह नहीं दिखता है, यानी कि देख के आप नहीं बता सकते हैं कि ये इसी में बदलेगा। इसको कुछ दिन रखेंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ओ ये फैसियोला हेपाटिका का लार्वल स्टेज था, देन तभी इसमें एडल्ट में बदला, तब आपको समझ में आया। लेकिन ह्यूमंस के केस में आप ह्यूमन का बेबी देख के बता सकते हैं कि ह्यूमन का ही बच्चा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा और बड़े एक जैसे दिखते हो। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें जो एडल्ट है वो बच्चे की तरह नहीं दिखता, मतलब अलग अलग होते हैं, देख के आप नहीं पहचान सकते हैं कि ये लार्वल स्टेज इसी इंडिविजुअल की है। देन हमारा क्या होता है कि अब लार्वल स्टेजेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिस्टोर्स, सिस्टोर्स के अंदर आते हैं हमारे टेप वर्म बिल्कुल टेप की तरह दिखते हैं। टेप जैसा आप कभी खोले होंगे तो उसमें जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये इंटेस्टाइन से ये निकलते हैं ह्यूमंस के, और कभी कभी पॉटी करते टाइम ये दिख जाते हैं, ठीक है। एनस से निकलते हैं और बिल्कुल टेप की तरह प्रेजेंट होते हैं। उनका टेप जो है वो बढ़ता ही जाता है। इसके ऊपर एक हेड होती है इनके, और ये हेड जो होती है बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होती है, और इसके यहाँ पे सकर्स होते हैं, और यहाँ पे
एक वो होता है माउथ यानी बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, फॉर एनकरेज। तो ऐसे ये बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे। तो ये होता है टेप वॉर्म, बिल्कुल फ्लैट होता है, और ये भी फ्लैट वॉर्म है, बट ये लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर है। ये फेसियोला, ये सिस्टोड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिस्टोड का एग्जाम्पल है। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टोड। और ये है हमारा ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स यहाँ पे अभी देखेंगे ही, ये सिस्टोड है, ये ट्रेमाटोड है। सिस्टोड का एग्जाम्पल हो गया हमारा फ्लैट वॉर्म, और यहाँ पे ट्रेमाटोड का एग्जाम्पल हो गया हमारा फेसियोला हेपाटिका। देन आप सिस्टी सर्कस, इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के लार्वल होते हैं। या तो सिस्टी सर्कस, सिस्ट बनाते हैं, या तो सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। इन केस क्या होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो सिस्टी सर्कस सिस्ट का फॉर्म करते हैं, या कोइनुरस, या फिर क्या करते हैं कोरासीडियम या सिस्टर कॉइड। इस तरीके के लार्वल स्ट्रक्चर से ये हो करके गुजर के एडल्ट बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्रेमाटोड्स की, तो ये क्या करते हैं, रेडिया लार्वा बनाते हैं, या मिरासीडियम बनाते हैं, सर्केरिया लार्वा बनाते हैं, या रेडिया मेटा या फिर मेटासर्केरिया या रेडिया लार्वा बना करके ये एडल्ट में बदलते हैं। ये इनके लार्वल स्टेजेस हैं, जिससे ये मॉडिफिकेशन क्या होता है, मोल्टिंग कर करके अगले स्टेज में बढ़ते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, और अगले स्टेज में चेंज होते रहते हैं। देन नेमाटोड्स की बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा रहता है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर एस्कैरिस। तो नेमाटोड्स क्या करते हैं, इनमें माइक्रोफाइलेरिया या फाइलेरियल वर्म्स जो होते हैं, इस तरीके से इनका लार्वल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, या रेबिटिफॉर्म लार्वा देखने को मिलता है। देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफाइड हैं ये मेनली 2 ग्रुप्स में, यानी कि जो हमारा किंगडम है, जो किंगडम मेटाजोआ है, उसका सब किंगडम क्या है, एनिमिलिया के अंदर सब किंगडम है हमारा मेटाजोआ। उसके अंदर जो फाइलम्स हैं, और मेटाजोआ मतलब क्या, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। देन फाइलम क्या है, नेमाटोड्स, और नेमाटोड्स का एग्जांपल आ गया आपका एस्कैरिस। एस्कैरिस कैसा होता है, मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, और मेल जो होता है वो छोटा होता है, उसकी टेल मुड़ी होती है, और फीमेल बहुत बड़ी होती है साइज में, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं इसके। विब वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, ये सारे नेमाटोड्स में आ जाते हैं। इसकी कोई क्लास नहीं है। इसके अंदर जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर 2 क्लास है। प्लेटी मतलब फ्लैट वॉर्म्स, ये ज़्यादा फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। अब टेप वॉर्म जो हो गया, जैसे कि टेप वॉर्म मैं दिखा रही थी ना आपको, तो टेप वॉर्म जो हो गया वो सिस्टोड्स हो गया, और दूसरा जो क्लास है वो क्या है, ट्रेमाटोड्स। उसके अंदर आता है हमारा फेसियोला हेपाटिका। तो एक एक एग्जाम्पल दे देना है, टीनिया सोलियम यानी टेप वॉर्म, फेसियोला हेपाटिका जो है यहाँ पे। अब ये जो होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है किस तरीके से कंप्लीट होती है, या फिर इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, होस्ट डिफरेंट होस्ट पे रहती है। अगर हम बात करते हैं सिस्टोडा की, तो सिस्टोडा 3 होस्ट पे अपनी लाइफ बिताते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी, यानी कि अगर हम सिस्टोड की बात करते हैं, तो ये 2 होस्ट पे अपनी लाइफ बिताते हैं, और ये 3 होस्ट पे अपनी लाइफ बिताते हैं। या कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, किसी सिस्टोड या ट्रामाटोड्स में इनकी लाइफ साइकिल डिफरेंट इंडिविजुअल पे गुजरती है। अब अलग अलग, जैसे टीनिया सोलियम की बात करते हैं हम, तो टीनिया सोलियम जो होता है पिग के अंदर भी रहता है कुछ लाइफ टाइम में, कुछ पीरियड के लिए, और क्या रहता है, ह्यूमंस के अंदर भी रहता है। तो जो अनकुक्ड फूड खाने की वजह से ये हो जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन है। देन इसको अगर अलग अलग हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या इनकी शेप है, क्या इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, देन इसमें होस्ट कितने होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसा है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि शेप कैसा है। तो टेप की तरह होता है, मैंने बताया ना टेप वॉर्म कैसा होता है, टेप की तरह होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेप वॉर्म। देन हम बात करते हैं ट्रेमाटोड्स की, तो ये लीफ की तरह होते हैं। देखिए ये लीफ की तरह है। अब मान लीजिए पत्ती कैसे होती है, ऐसे बना देंगे, इसकी वेनेशन बना देंगे तो ये पत्ती की तरह दिखता है, तो इसलिए बोलते हैं लीफ लाइक, अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे सिस्टोड के केस में देखा सेगमेंट प्रेजेंट है, ये अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है, ये सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हेड कैसा है। अब यहाँ पे ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, राउंड वॉर्म इसके अंदर आ जाते हैं ना, तो ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, इस तरीके का ये दिखता है। जैसे कि एस्कैरिस, उसमें भी कोई सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है, दोनों में सेगमेंटेशन नहीं है, सेगमेंटेशन बस इसमें है, सिस्टोड्स में। देन हम बात करते हैं हेड की, तो हेड में क्या होता है कि सकर्स जो होते हैं, यहाँ पे सकर्स के साथ साथ क्या होता है, हम देखते हैं कि हुक्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हो गया सकर्स, ये तीनों क्या है सकर्स, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हुक फॉर द इनकरेजमेंट, इनकरेज के लिए यहाँ पे होता है हुक। और सकर्स, यहाँ पे क्या होता है कि ये सकर्स होते हैं, यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन हुक्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, सकर है बट हुक नहीं प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ट्रेमाटोड्स। अब इसमें दोनों ही नहीं होते हैं, ना सकर्स होते हैं ना हुक होते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट के लिए कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्ट अपने बकल कैविटी से, बकल कैप्सूल से, टीथ की मदद से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं फीडिंग करके खाना खाते हैं। देन
हमारा एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया कि इनको एलिमेंट्री कैनाल की तो ज़रूरत ही नहीं है, पड़े हुए हैं आराम से, खाना आ रहा है खा रहे हैं। अब इन्होंने पचाया खाना खाया है तो डाइजेशन की क्या ज़रूरत है, बस अब्जॉर्प्शन करना है और वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं शक्कर के, तो शक्कर की मदद से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो शक्कर तो प्रेजेंट है यहाँ पे और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, हुक्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खाना क्या कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। देन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है बट इनकम्प्लीट है, मतलब कि प्रेजेंट है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है बट यहाँ पे माउथ है, एनस नहीं है, मतलब माउथ से ही क्या हो रहा है, फीड भी कर रहा है और बाहर एक्सक्रीशन भी कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फ्लेम सेल्स होती हैं, एक्सक्रीशन होता है फ्लेम सेल्स से, यानी कि कंप्लीट है, प्रेजेंट है, कंप्लीट है और माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। देन अगर हम बात करते हैं कि इसकी बॉडी कैविटी कैसी होती है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एब्सेंट होती है, कोई बॉडी कैविटी नहीं। तो ये दोनों के केस में सेम होता है, सिस्टोड की बात कर रहे हैं या ट्रेमाटोड्स की बात कर रहे हैं, तो कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती है, फ्लूइड भरा होता है एक, और फ्लूइड जो होता है वो स्पॉन्जी होता है, जिसमें कोई भी मेसेनकाइमेटस सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, पूरी जो लेयर होती है उसमें कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, यानी एंडोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, अंदर बाहर एक्टोडर्म है, ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, बीच में कोई कैविटी नहीं है। तब इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो बॉडी है वो, इसमें जो कैविटी है वो नहीं है, एब्सेंट है। देन इसमें भी सेम है, मैंने बताया कि ट्रेमाटोड्स सिस्टोड्स में दोनों में सेम होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें सीडो, यानी सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलोम, यानी हमारे में क्या है, पूरी तरीके से हम विकसित है तो हमारे में सीलोमेट है हम, बट यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल ही प्रिमिटिव है, इसलिए क्या है, ये बिल्कुल ही इनमें कोई भी कैविटी नहीं है। यहाँ पे कैविटी है बट ये क्या है, फॉल्स कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है, यानी कि चिकत्ते क्या हुए हैं, प्रेजेंट है, मतलब कि कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ जगह ही प्रेजेंट है। जैसे ये क्या हो गया, एक्टोडर्म, अंदर क्या हो गया इसके, यहाँ पे मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। अब यहाँ पे जो है ऐसे प्रेजेंट है, मतलब जो कैविटी है वो यहाँ तो कैविटी है बट यहाँ पे कुछ मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं। तो मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं बट क्या है, फॉल्स है, मतलब पूरे जगह पे नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। तो फॉल्स अगर पूरी प्रेजेंट होती जैसे हमारे केस में होता है, तब तो क्या होता, जैसे पूरा प्रेजेंट होती है तो ऐसा होता, और बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होती है तो हमारे जैसा होता है, यानी कि सीलोमेट होते हैं, बट ये क्या है, सूडो सीलोमेट होते हैं। देन हम बात करते हैं सेक्सेस की, तो इसमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होते हैं। अगर हम नेमाटोइड्स की बात करते हैं तो एस्कैरिस में मेल फीमेल बिल्कुल अलग थे, तो ये डाइशियस होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये भी कैसे होता है, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है सार्कोडिना का, तो सिस्टोमा का। तो सिस्टोमा क्या होता है, ये कैसी होती है, डाइशियस, मतलब मेल और फीमेल बिल्कुल ही अलग होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, बट बाकी सारे जो हमारे हैं जैसे कि फैसियोला हेपेटिका, तो उसमें हर्माफ्रोडाइट है, यानी मोनोइशियस, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। देन लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है, तो ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ये 3 होस्ट में करता है और ये 1 होस्ट में करता है। अगर आपको एक्सेप्शन याद करना है तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सारे जो सिस्टोर्स होते हैं उसमें 2 होस्ट होते हैं, मतलब 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होता है, साइंस में एक्सेप्शन होता ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हाइमेनोलेपिस, इसमें एक ही होस्ट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टोस्टोम्स, इसमें 2 होस्ट हैं, बाकी ट्रेमाटोड्स में 3 होते हैं बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। फिर इसी के साथ देख रहे हैं फाइलेरियल वर्म, जो हम देख रहे थे फाइलेरिया कॉज करता है, उसमें भी 2 होस्ट थे ना, तो यहाँ पे डुअल होस्ट है, ये इसका एक्सेप्शन है। बाकी सारे नेमाटोड्स में हम देखते हैं कि एक ही होस्ट होता है। एक्सेप्शन आपको याद करना है तो कर सकते हो, नहीं याद करना है तो नहीं कर सकते हो। देन व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। देखिए, कोई भी पैरासाइट है तो वो तो डिजीज कॉज करेगा ही। अब हम पर्टिकुलरली ह्यूमन के केस की बात करते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं। तो बहुत सारे जो है वर्म्स वो बीमारी कॉज करते हैं और कहते हैं कि भाई इनके पेट में कीड़ा हो गया है, तो ये बीमारियां भी कुछ वर्म्स के द्वारा कॉज होती हैं। तो कुछ के नाम हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पैरासाइट है और क्या बीमारी ये कॉज करते हैं। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है एस्कैरियासिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो एस्कैरियासिस, टीनिया सोलियम जो है टेप वर्म, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, टीनियासिस कॉज करता है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहले एस्कैरियासिस की बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइनल बीमारी है, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है पर्सन को, वॉमिटिंग होती है,
कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और क्या होता है एट लास्ट पर्सन में क्या होता है उसको हॉस्पिटल जाके ऑपरेट कराना पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग के फेज में ये पता नहीं चलता उस पर्सन को कि मुझे ये बीमारी हो गई है या मेरे अंदर ये वॉर्म आ गया है और ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। कभी कभी ये क्या होता है बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल दोनों हैं अगर तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक ही है तब तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, बट अगर बहुत दोनों पहुंच गए मेल और फीमेल तब तो बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी जो पूरी इंटेस्टाइन है उसको में ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पर्सन को क्या करना पड़ता है ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसके बाद ये निकलते हैं। वीकनेस हो जाती है पर्सन को, क्या होता है चक्कर आता है और एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है। देन फाइलेरियासिस, तो फाइलेरियासिस में क्या होता है एलिफेंटियासिस, हाथी पैर की बीमारी हो जाती है। फीमेल के केस में क्या होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और मेल के केस में क्या होता है कि टेस्टिकल की साइज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है और साथ ही साथ पैर पूरा फूल जाता है। ये लिम्फ में जाकर के रहते हैं और प्लाज्मा के सिक्रीशन की वजह से सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी साइज इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अब फैट जो होता है पूरा लगता है सामने से देखने पे पूरा पैर फूल से जाता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं हाथी पैर की बीमारी। हाथी की तरह बड़ा हो गया है पैर या कोई भी लिम्फ में यहाँ पूरा फूल जाएगा तो उसी को कहते हैं एलिफेंट या फाइलेरियासिस। और ये किससे होता है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी से, ये जो वर्म है ये बीमारी कॉज करता है और ये किसके काटने से होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये बीमारी कैसे फैलती है। देन हुकवर्म इन्फेक्शन, हुकवर्म इन्फेक्शन जो है ये अमेरिकानस स्पीशीज से फैलता है। नेक्टर अमेरिकानस जो है निकेटर अमेरिकानस में, अमेरिकानस जो वर्ड है वो ये अमेरिका में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, इसीलिए स्पीशीज़ का ही नाम रख दिया गया अमेरिकानस। इस बीमारी में क्या होता है हुकवर्म इन्फेक्शन में क्या होता है कि उस पर्सन को पैदल चलता है अगर वो कहीं जा रहा है चल के तो वो क्या होता है किसी भी मैटर के कांटेक्ट में आता है फीकल मैटर के, तो वहाँ पे सॉइल में नंगे पांव चलने से ये बीमारी हो जाती है। ये वर्म जो है वो क्या करता है पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के थ्रू और क्या होता है इंसानों के पैर के थ्रू अंदर आ जाता है। स्टार्टिंग में तो ये नहीं पता चलता है बट बाद में क्या होते हैं कि जैसे अगर पैर में घुस गया है या हाथ में घुस गया तो ये दिखने लगते हैं बाहर से, आपको ये वर्म चलते हुए आपके स्किन में बाहर से दिखते हैं ज़्यादा नंबर में जब ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है इसमें भी पेन, एब्डोमिनल पेन कॉज होता है, पर्सन को उल्टी जैसी लगती है, नौजिया, चक्कर आता है, फेंट होकर गिर जाता है, बॉडी पे पूरे रेड रैशेस हो जाते हैं, आपको बाहर से वर्म दिखेगा पूरी तरीके से। और जो पर्सन जिसको है उससे आप कहते हैं कि ज़्यादा कांटेक्ट मत रखिए क्योंकि फिर क्या होता है उसके तौलिए से भी आपको वो इन्फेक्शन उसके बच्चे आ करके उससे हो सकता है इन्फेक्शन, उस यूटेंसिल से ये बीमारी आ सकती है, मतलब ये वर्म आ सकते हैं खाने के थ्रू। देन ये क्या फीकल मैटर से भी आ सकते हैं ये वर्म। देन आता है हमारा टीनियासिस, टीनिया सोलियम्स की वजह से कॉज होता है। ये अनकुक्ड पॉर्क यानी कि ये जो पॉर्क होता है यानी कि पिग का मांस खाने से होती है। जब हम पॉर्क को अच्छे तरीके से कुक नहीं करते हैं, जो लोग खाते हैं पिग का मांस उनको ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। कभी कभी बीफ यानी कि बीफ क्या होता है काऊ का मांस खाने से कभी कभी ये हो जाती है क्योंकि ये जो टीनिया सोलियम है वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं और इंटेस्टाइन में ये भी क्या कॉज करते हैं बीमारी कॉज करते हैं, यानी कि डायरिया हो जाता है पर्सन को, एब्डोमिनल पेन होता है, वीकनेस होती है, फेंटिंग होती है, फैटीग होता है। और इस केस में क्या होता है जो टीनिया सोलियम है वो लाइफ साइकिल चलाता है 2 होस्ट के अंदर, एक पिग और एक हो गया ह्यूमन। अब जैसे ही ये क्या करते हैं फीकल मैटर के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं और गंदगी में कौन रहता है पिग, और वो जब उसको इनटेक करते हैं फिर वापस जब इनका मांस जो है ह्यूमंस खाते हैं, इस तरीके के इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जीवन चक्र कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं हमारे रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में। रिवर ब्लाइंडनेस भी एक वर्म से ही कॉज होता है। ये किस वर्म से कॉज होता है तो ऑन्कोसेरा वॉल्वुलस। ऑन्कोसेरा वॉल्वुलस जो है एक वर्म है जो कि किसमें ब्लैक फ्लाइज के काटने से आता है। अब आप बोल रहे होगे कि सोच भी रहे होगे कि भाई ये रिवर ब्लाइंडनेस क्यों नाम रख दिया गया, अभी तक तो सारी जो बीमारी थी वो इंटेस्टाइन में हो रही थी, यहाँ ब्लाइंडनेस हो गया और रिवर कहाँ से आया। तो जो ब्लाइंडनेस है ये आंखों में क्या कर रहा है ब्लाइंडनेस कॉज कर दे रहा है, पर्सन को ये दिखता नहीं है। जब ये वर्म अंदर आ जाता है तो आंखों की रेटिना को, मतलब आगे जो लेयर है उसके आगे आंखों के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है और पर्सन को दिखना बंद हो जाता है। अब स्टार्टिंग में जो लोग थे अफ्रीका में ये बीमारी देखने को मिली थी, तो अफ्रीका में जो लोग पानी के किनारे रहते थे उनको ये बीमारी ज़्यादातर हो जाती थी। तो ये देखते थे लोग कि जो रिवर के किनारे कोई वॉलंटियर घूमने गया या फिर क्या हो रहा है कोई पर्सन वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है उस एरिया में, तो उसको ये इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो जा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि जो रिवर के पास जा रहा है उसको ये बीमारी हो जा रही है, तो रिवर ब्लाइंडनेस का नाम दे दिया। बाद में पता चला
कि जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और या फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं उनके किनारे जो हैं ये ब्लैक फ्लाइज प्रजनन करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रहती हैं। उसके अंदर जो ये वर्म है ये उनके गट में रहता है, वॉल्यूलस जो है उनके गट में रहता है, और ये जैसे ही उनको काटती है तो उनके बीक के थ्रू यानी कि उनके लेबियम के थ्रू ये अंदर हमारे स्किन में आ जाता है और फिर ये क्या करता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो इस तरीके से आपकी सारी डिजीजेस यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी कैसे होता है। तो जैसे अभिषेक उपमन्यु बोलता है ना कि हाँ, सावधान भी हमें ही रहना है, सतर्क भी हमें ही रहना है, गला लेके खुले में घूमोगे तो ये तो काट ही देगा, तो आप सतर्क नहीं रहोगे तो ये तो मार ही देगा, तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।